नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे एनपीएस बनाम यूपीएस, यानी कि जो केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था लागू की है उसका नाम है यूपीएस। इस स्कीम को नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और लेकिन देखना ये होगा कि ओपीएस और एनपीएस दोनों एक दूसरे से जुदा कैसे है। नई स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी है और इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यानी कि किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छलावा किया है। किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगी। वे गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, यानी कि ओपीएस की बात कर रहे हैं। और देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोल के उन्होंने तैयारी की है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन जो ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो जल्द ही अपनी आगामी की रणनीति का खुलासा करेंगे। मोदी सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी है वो पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सूचना मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के तहत कर्मचारी अब सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। वहीं कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस स्कीम में किसी एक को चुनने की आज़ादी होगी, यानी कि विकल्प है, या तो जो कर्मचारी है वो यूपीएस स्कीम को एक्सेप्ट करें या एनपीएस को भी कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ठीक होगी या एनपीएस ठीक होगी। कोई कह रहा है कि यूपीएस में 20% ज़्यादा पेंशन बनेगी और कोई बोल रहा है कि लंबी नौकरी वालों के लिए एनपीएस ज़्यादा बेहतर है। वहीं आज हम खास कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है और कौन सी योजना सही है। कुछ जरूरी सवालों के माध्यम से हम इस योजना के बारे में जानेंगे। सवाल एक है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत कितने साल नौकरी करने वालों को पेंशन कितनी मिलेगी। देखिए, यूपीएस के तहत सर्विस पीरियड के आधार पर 3 तरीके से पेंशन मिलती है। 25 साल या उससे ज़्यादा की नौकरी करने पर पूरी पेंशन। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत 50% की धनराशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अब अगर मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की नौकरी के आखिरी 12 महीनों में बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि कर्मचारी का कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी करनी जरूरी है, 25 साल से कम से कम। लेकिन 10 साल से ज्यादा नौकरी करने पर भी पेंशन उसी अनुपात में मिलेगी। इसके अलावा मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है लेकिन 25 साल से कम की है, फिर उसकी बेसिक सैलरी भले ही कितनी कम हो उसे कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन जरूर मिलेगी। मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी 12 साल नौकरी करने के बाद किसी कारणवश रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी बेसिक सैलरी जो है 20,000 रुपये से कम है तो भी उसे 10,000 रुपये मिलेंगे डीए बतौर पेंशन। देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार आज के समय में यह पेंशन करीब 15,000 रुपये बनती है। पेंशन की 60% फैमिली पेंशन भी है। सर्विस पीरियड के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली को पेंशन यानी कि कर्मचारी की मौत की जगह अगर उसका रिटायरमेंट हो रहा हो तो उसे पेंशन मिलती है। उसकी 60% प्लस डीआर की जो रकम है बतौर फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगी। सरकार इन तीनों तरह की पेंशन के साथ साथ डियरनेस रिलीफ नाम से महंगाई भत्ता भी देगी। अब सवाल नंबर 2 यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कैसे जोड़ी जाएगी,
ये कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों के मन में एक सवाल है। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत पूरी पेंशन यानी कि आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी के औसत की 50% राशि डीआर उन्हें मिलेगी जिनकी नौकरी के 25 साल पूरे हो जाएंगे। यूपीएस के तहत उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जो साल 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद से सर्विस में है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यूपीएस के तहत पूरी 50% पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो कम से कम 2029 तक नौकरी में रहने वाले हैं या रहेंगे। कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उनके पेंशन कॉपर्स यानी कि पेंशन कोष को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इंडिविजुअल पेंशन फंड, इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए की 10% धनराशि जमा होगी और इस फंड में इतनी ही रकम सरकार की तरफ से भी जमा की जाएगी। इसके अलावा गारंटी रिजर्व फंड, इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस डीए की 8.5% धनराशि सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। कर्मचारी की तरफ से इसमें कोई भी राशि जमा नहीं की जाएगी और इस तरीके से सरकार अपनी तरफ से 18.5% धनराशि जमा करेगी। अब सवाल तीसरा ये उठता है कि यूपीएस के तहत पेंशन की रकम का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के जहन में एक सवाल बना हुआ है जो चर्चा का विषय भी है। इसका जवाब ये हो सकता है कि एनपीएस में कर्मचारी अपना इंडिविजुअल पेंशन फंड अपने मनचाहे तरीके से निवेश कर सकते हैं। इसमें डिफॉल्ट मोड के तरीके के अलावा कई अन्य स्कीम्स भी शामिल है। कर्मचारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों के जरिए इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, इसके अलावा एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक और एलआईसी समेत कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ने ये स्कीम प्रोवाइड कराते हैं और इस स्कीम के जरिए निवेश पर करीब 15% का फायदा हो जाता है, लेकिन यह इससे कम भी हो सकता है। यूपीएस में पैच ये फंसता है कि तय की गई पेंशन तभी मिलेगी जब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के नियम के मुताबिक डिफॉल्ट मोड में ही इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो ये उसमें शर्त रखी गई है। वहीं अगर कोई कर्मचारी अपने तरीके से एन्यूटी यानी कि इन्वेस्टमेंट का सालाना जो प्लान होता है उसमें निवेश करके ज़्यादा फायदा कमाता है तो उसे ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन अगर कर्मचारी को नुकसान होता है तो एक बेंचमार्क लेवल तक के नुकसान की भरपाई सरकार ही करेगी। ये भी इसमें प्लान किया गया है। हालांकि यूपीएस के तहत कर्मचारी अपने कुल पेंशन फंड यानी कि इंडिविजुअल पेंशन फंड प्लस गारंटी रिजर्व फंड से 60% पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे में पेंशन भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। अब सवाल 4 ये उठता है कि यूपीएस और एनपीएस में से किसमें ज़्यादा पेंशन कैसे मिलेगी, दोनों में से किसमें ज़्यादा पेंशन मिलेगी, कर्मचारियों को दोनों में से किससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब इसका हम जवाब अगर जानें तो आपको बता दें कि पेंशन फंड और कैलकुलेशन के आधार पर यह बताया गया है कि 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी से नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस से बनने वाली पेंशन की तुलना में यूपीएस में करीब 19% तक ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार यूपीएस के तहत पेंशन फंड में 14% की जगह 18.5% हिस्सेदारी देगी, जबकि एनपीएस में यह 14% ही रहेगी। अगर एन्युइटी से रिटर्न 6% मान लिया जाए और पेंशन फंड से सालाना 8% बढ़ोतरी मान ली जाए तो लंबी नौकरी के लिए एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में ज़्यादा पेंशन मिलेगी। रिपोर्ट बताती है कि 50,000 सैलरी पर अगर कोई कर्मचारी 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो 35 साल तक नौकरी करता है तो उसे यूपीएस के तहत उसके पेंशन फंड में कुल 4.26 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे और इससे उसे हर साल 2.13 लाख रुपए मासिक पेंशन भी मिलेगी। वहीं अगर एनपीएस के तहत उसके पेंशन फंड में 3.59 करोड़ रुपए ही जमा हो पाएंगे तो ऐसे में उसे सिर्फ 1.79 लाख रुपए की मासिक पेंशन ही मिलेगी। वहीं कोई कर्मचारी 35 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 25 साल बाद रिटायर हो जाता है तो उसे
यूपीएस के तहत 84,787 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, लेकिन एनपीएस में यह सिर्फ 71,400 रुपये ही होगी। ये दोनों में फर्क है, एनपीएस और यूपीएस में। अब दूसरी तरफ से अगर दूसरा एंगल देखा जाए तो जानकारों का ये मानना है कि जो लोग हाल ही में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए यूपीएस बेहतर है। हालांकि उन्हें निवेश से लाभ कमाने का अवसर नहीं मिलेगा जैसा कि एनपीएस में मिलता है। वहीं जिनकी लंबी नौकरी बाकी है उनके लिए एनपीएस बेहतर है, वे लंबे समय का निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये विकल्प तो दिया ही है कि कर्मचारी चाहे तो एनपीएस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये यूपीएस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से विकल्प है जिसे चुनने की आज़ादी फिलहाल कर्मचारियों के पास में है। अब सवाल नंबर 5 ये उठता है कि 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका जवाब हम जानेंगे कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लेकर आती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 यानी कि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ में 18,000 रुपये है और इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर के 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 यानी कि 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर की तकरीबन 4.8 लाख रुपए तक हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें सैलरी की बढ़ोतरी हो सकती है अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ेगी। अब सवाल नंबर 6 ये उठता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी। इसका जवाब जानते हैं। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब अगर मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है तो इसकी 50% रकम यानी कि 17,280 रुपये होती है। इस लिहाज से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है क्योंकि प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन और अन्य नियम अनुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, अक्सर देखा जाता है और इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 रुपये अगर होगी तो इसका 50% होता है कुल 2.40 यानी कि 2,40,000 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अब सवाल 7 ये उठता है कि रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट किस हिसाब से मिलेगी। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। यह जो रकम है यह रकम ग्रेजुएटी के अतिरिक्त होगी और इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल बेसिक सैलरी प्लस डीए की 10% राशि बतौर लमसम अमाउंट दी जाएगी और पहले ही तरह की मेडिकल रीइंबर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह दोनों फायदे एनपीएस के तहत उसी तरह दिए जा रहे हैं जिस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम में दिए जाते थे, यानी कि ओपीएस के कुछ सिस्टम इसमें भी लागू है। हालांकि ग्रेजुएटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर की यूपीएस में कोई घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि यह लाभ एनपीएस की तरह
चलते रहेंगे। अब सवाल नंबर 8 ये उठता है कि पेंशन फंड से पैसा निकालने पर टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पैसे निकालते हैं तो हमको कर देना पड़ता है। अगर ये कर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, कितना टैक्स लगेगा। तो इसका जवाब हम जानेंगे कि यूपीएस के तहत टैक्सेशन से जुड़ी चीजें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, स्पष्ट तौर पर बताई ही नहीं गई है। जानकार मानते हैं कि पेंशन पर एनपीएस के तहत ही टैक्स के नियम लागू होंगे और इसके तहत पेंशन फंड का 60% तक पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सरकार ने जो लमसम अमाउंट देने की बात कही है उस पर टैक्स के नियम क्या लागू होंगे अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से फिलहाल इस पर हम सस्पेंशन देख सकते हैं, क्योंकि नियम इस पर लागू नहीं है, नियम कोई बन नहीं पाए हैं। इस पर जो भी नियम होंगे आगे वो देखने को मिलेंगे और वो भी फिलहाल उसका सर्कुलेशन जारी होगा। लेकिन सवाल नंबर हम 9 पर आएंगे। सवाल नंबर 9 है कि कर्मचारी अभी भी 2004 से पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था और एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस और यूपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई रकम नहीं देनी होती थी, जैसा कि उसे एनपीएस और यूपीएस में बेसिक सैलरी डीए का 10% जमा करना होता है। ये जो प्रावधान है वो ओपीएस में नहीं था, लेकिन एनपीएस यूपीएस में है। कर्मचारी को आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। ये रकम सरकार अपने खजाने से देती थी। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। और साल 1990-91 की बात करें तो साल 1990-91 में केंद्र सरकार का पेंशन पर होने वाला खर्च करीब 3,272 करोड़ और सभी राज्यों का कुल पेंशन 3,131 करोड़ रुपए था। वहीं आज 30 साल बाद यानी कि 2020-21 की अगर बात की जाए तो 2020-21 में केंद्र सरकार का पेंशन पर खर्च होने का जो अनुमान है, आपको बता दें कि 58 गुना बढ़कर की 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया है। जबकि इतने ही सालों में राज्यों का पेंशन पर 125 गुना बढ़कर की 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया है। कितनी बढ़ोतरी है। अब इस तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में पेंशन में बढ़ोतरी ज्यादा थी, मेडिकल सुविधाएं बेहतर थी। इसके अलावा मनचाहे समय पर रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन का फायदा मिलता था। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड मिलता था, 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलती थी। हालांकि अभी तक यूपीएस में इसको लेकर कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ओपीएस के जो फायदे यूपीएस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर की कोई राय स्पष्ट नहीं है। जानकारों को जो कहना था वो हमने बताया आपको कि किस प्रकार से उसमें नियम बनाने की फिलहाल मांग की जा रही है। लेकिन कर्मचारी कहीं ना कहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं एनपीएस और यूपीएस की बतौर। अब देखिए एनपीएस में जो प्रावधान किए गए थे वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक यूपीएस में भी वो प्रावधान किए गए हैं। अब यूपीएस और एनपीएस दोनों को में से किसी एक को चुनने की आज़ादी फिलहाल कर्मचारी को है। कर्मचारी चाहे तो एनपीएस को चुन सकते हैं या चाहे तो यूपीएस को चुन सकते हैं। लेकिन देखिए इससे जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या यूपीएस से कर्मचारियों की 19% पेंशन बढ़ेगी, 8वें वेतन आयोग से क्या फर्क पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया। क्या लंबी सर्विस में एनपीएस बेहतर है, यूपीएस बेहतर है? तो लंबी सर्विस में मैंने आपको बताया कि एनपीएस बेहतर है। हालांकि कर्मचारियों को यूपीएस का भी फायदा मिलेगा और कुछ इसमें जो प्रावधान है वो ओपीएस के भी लागू किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि यूपीएस की जो स्कीम से लागू की गई है सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।